हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू Schoolzy, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर चैप्टर 1, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का कैसे जन्म होता है, कैसे वो एक मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी बनती है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। The rise of nationalism in Europe. In 1848, Frédéric Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics, as he called them. ये देखिए एक पिक्चर है, ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये सोरियो ने बनाई थी, फ्रेडरिक सोरियो ने। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बीच में खड़ी है और यहाँ से बहुत लंबी एक लाइन है इंसानों की जो इसको फॉलो कर रही है, इसको क्रॉस करके आगे निकल रही है। ये सभी लोगों ने कुछ झंडे ले रखे हैं, जो कुछ देशों के झंडे दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ झंडे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करके आगे जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोग ये झंडा लेकर आगे जा रहे हैं, ये लोग लिबर्टी और इन सारे आइडियाज को अप्लाई कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लेकिन ये जो पीछे पूरी एक लाइन चली आ रही है इंसानों की, ये अभी भी उस प्रोसीजर में है। जब ये स्टैचू को क्रॉस कर लेगी तो हम मानेंगे कि इन कंट्रीज ने भी, इन लोगों ने भी इन आइडियल्स को, लिबर्टी के आइडियल्स को और ये जो रिपब्लिक के आइडियल्स को एक्सेप्ट किया है, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। इस पूरी प्रोसेस पर यूरोप के सभी भगवानों की स्पेशल कृपा है, स्पेशल नजर है। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social class, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here, you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. देखिए ये जो पिक्चर है, फोटोग्राफ है, इसमें एक हाथ में ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इनके है मशाल जो कि रास्ता दिखा रही है। दिस इज द लाइट दैट शोज पीपल द राइट पाथ। और इनके दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैचू है, ये जो महिला है जो लिबर्टी को शो करती है, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती है, ये महिला एक हाथ में तो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए खड़ी है और दूसरे हाथ में इंसानों के राइट्स की एक पूरी लिस्ट लिए खड़ी है, जिसे इंसानों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। On the earth in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. आप इस पिक्चर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ ताज पड़े हैं, कुछ लोगों, अमीर जो लोग कुछ कपड़े यूज किया करते थे वो कपड़े पड़े दिखा रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट टाइप के इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, एब्सोल्यूटिस्ट यानी हम हर तरीके से जिसके पास पावर थी, यानी कि शासक यानी जो रूलर था, उनका जो टाइम था वो जा चुका है। उन्हें कचरे में हमने फेंक दिया है, उन सारे सिस्टम्स को, और अब हम लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इन सारे आइडियल्स पर चलकर एक नए समाज की रचना करना चाहते हैं। In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations, identified through their flags and national costume. ये जो सूर्य थे, इन्होंने एक यूटोपिया इमेजिन किया। देखिए यूटोपिया एंड डिस्टोपिया दो टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, पर इसका, इन दोनों का मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है। यूटोपिया एक ऐसा समाज है जहाँ पे हर चीज आइडियल है, यानी लोग वहां पर जीना चाहते हैं, वहां पे हर चीज तरीके से है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सब खुशी खुशी रहते हैं। यानी यूटोपिया इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज गुड। जबकि डिस्टोपिया एक ऐसा समाज है, इमेजिनरी, जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, वेयर एवरीथिंग इज डिसऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे किसी भी चीज का कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता और इंसान वहां पर रहना पसंद नहीं करता। तो दैट टाइप ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड डिस्टोपिया। ये एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं। यूटोपिया इज द बेस्ट ऑफ एनी सोसाइटी, डिस्टोपिया इज द वर्स्ट ऑफ एनी सोसाइटी। ठीक है,
तो यहाँ पे सूर्यो ने एक यूटोपियन विजन रखा है, एक ऐसे समाज का विजन रखा है जो कि हर तरीके से सही है, जो किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं है। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. 1848 की बात हो रही है ना बेटा, 1848 में बनाई थी सूर्यो ने ये जो ड्राइंग है। तो इसमें क्या है, बाय 1848 यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ऐसे दो देश थे जो लिबर्टी और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर चुके थे, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़े हुए दिखाई देंगे आपको ये। लेकिन बाकी के जो नेशन स्टेट्स हैं, जैसे जर्मनी हो गया या फिर मान लीजिए फ्रांस हो गया, फ्रांस में भी स्लेवरी थी 1848 तक, तो आप उसको कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते। ऐसे जो देश हैं जो डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे थे, ऐसे देश अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे दिखाई देंगे आपको इस फोटो में। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब होता है और यूटोपिया का क्या मतलब होता है, बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, कि जो भी एक सरकार, इस तरीके की कोई सरकार या इस तरीके का कोई शासन तंत्र जिस पर कोई लिमिट नहीं है, जो अनलिमिटेड पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. एब्सोल्यूटिस्ट इतिहास में उन शासकों के लिए या उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है बेटा, जो कि मोनार्कियल थे यानी राजा के अंडर रूल किए जाते थे, या फिर सेंट्रलाइज्ड थे यानी पावर किसी एक बंदे के हाथ में थी, जहाँ पे मिलिट्री का रूल होता था, या फिर जहाँ पे लोगों को रिप्रेस किया जाता था, लोगों को दबाया जाता था। यूटोपिया का क्या मतलब होता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये एक ऐसी सोसाइटी का विजन है जो इतनी अच्छी है कि वो एग्जिस्ट करे ऐसा भी पॉसिबल हमें कम लगता है, क्योंकि इंसान कभी इतने यूनिटी में, इतने पीस में नहीं रह सकते जैसा यूटोपिया इमेजिन करता है। यूटोपिया एक समाज की सोच है, एक ऐसा समाज है जो हमारी सोच में है, जो हर तरीके से सही है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दुख नहीं है। She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. Interestingly, at the time when Suryo created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag that they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. देखिए ये जो फोटो हमने अभी देखी थी, इसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ फ्लैग्स दिखाई देंगे, जैसे कि ये जर्मनी का फ्लैग हो गया, उसके पीछे फिर आपको काफ़ी सारे और फ्लैग्स दिखाई देंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, प्रूशिया, इंग्लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन सभी के ऊपर क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट और उनके जो सेंट्स हैं, आपको पता है क्रिश्चियनिटी जो थी वो मेडिवल यूरोप का मेन रिलीजन थी। तो इस फोटो में जीसस क्राइस्ट और उनके जो एंजल्स वगैरह हैं वो इन सभी नेशंस को ऊपर से देख रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि सभी देशों में एक भाईचारे की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है। This chapter will deal with many of the issues visualized by Suryo. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation-state in place of multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. देखिए यूरोप में जो ये फोटो है, ये बदलाव का एक इमेज है बदलाव की, जो बदलाव दर्शाती है उस समय पे क्या बदलाव हो रहे थे और उसके बाद क्या बदलाव हो रहे थे, इन सभी चीज़ों को दर्शाती है ये इमेज। ये दिखाती है कि कैसे नेशन स्टेट्स बनेंगे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स का मतलब क्या है कि देखिए फ्रांस में अगर कोई राजा है और ऑस्ट्रिया में कोई रानी है, उनकी शादी हो जाए तो ये पूरा एक एम्पायर बन जाता है। इस टाइप के जो सिस्टम्स थे वो खत्म होंगे
और सिर्फ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनका एक देश बनेगा फ्रांस। फिर सिर्फ जो मान लीजिए कि जर्मन स्पीकिंग पीपल है उनका एक देश बनेगा जर्मनी। समझे आप? तो इस तरीके से नेशन स्टेट्स का बनना इंस्टेड ऑफ एम्पायर्स, राजपाट की जगह पे नेशन स्टेट्स का बनना। नेशन क्या है बेटा? एक फीलिंग है, एक देश में सभी लोगों के एक समान होने की, एक साथ होने की वो फीलिंग को हम नेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो देशों की मैं बात कर रही हूँ इनको हम नेचुरल स्टेट्स कहते हैं या फिर नेचुरल नेशंस कहते हैं। नेचुरल नेशंस का क्या मतलब है कि इनमें है ना देशभक्ति की भावना जगाने के लिए या भाईचारे की भावना जगाने के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लैंग्वेज की वजह से यूनाइटेड हैं। समझे आप? इसीलिए ये लोग बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट यानी आधुनिक जो एक तरीके का देश होता है, which with a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। आधुनिक देशों की जो एक डेफिनेशन है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर होल्डिंग एक अथॉरिटी होगी और वो एक डिफाइंड एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर के एरिया को रूल करेगी। ये अवधारणा जो थी, ये जो एक मेंटालिटी थी, काफी स्ट्रांग हो रही थी इस टाइम पे। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। यानी या तो एक एंसेस्टर से डिसेंड कर रहे हैं सारे एक देश के लोग, या फिर उनका एक कॉमन सफरिंग का इतिहास है, या फिर अचीवमेंट का कोई इतिहास रहा है, या फिर वो कोई कॉमन ट्रेट शेयर करते हैं कि मान लो कोई रिलीजन ही कॉमन हो या फिर कोई लैंग्वेज ही कॉमन हो। The commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century. ये जो राष्ट्रवाद की भावना है बेटा, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ये एकदम से किसी एक दिन पे डेवलप नहीं हुई थी, इसको टाइम लगा है। एंड टाइम के साथ इसमें इन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हुई है, राष्ट्रवाद की फीलिंग्स डेवलप हुई है। ओके, वो पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे कहाँ से शुरुआत होती है, क्यों ये लोग एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली भाईचारे की फीलिंग इन लोगों में डेवलप होती है। ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ नेशन? इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन outlined his understanding of what makes a nation। नेशन क्या है इसके बारे में फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने समझाने का प्रयास किया है। The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest Sequen Nation, What is a Nation? In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others. A nation is formed by a common language, race, religion or territory। जो भी मतलब हमने अभी तक पढ़ा था, जो भी लोग अभी तक कह रहे थे कि नेशन क्या होता है, कि भाई सभी लोगों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, या उनका रिलीजन सेम होना चाहिए, या फिर उनकी रेस सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी जो एथनिसिटी है वो एक ही तरीके के जीन्स शेयर करे, ऐसा कुछ हो नेशन बनने के लिए ये जरूरी है, ऐसे ये लोगों की धारणा थी। लेकिन अर्नस्ट रेनन ने इन सब का खंडन किया। उन्होंने कहा, A nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifices and devotion। एक नेशन इन सभी चीजों से ऊपर है। एक नेशन डेवलप होता है जब लोग कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, सैक्रिफाइसेस देते हैं पास्ट में, उस इतिहास में, और डिवोटेड रहते हैं अपने देश के प्रति। A heroic past, great men, glory, that is a social capital upon which one bases a national idea। इतिहास में अगर अलग अलग सेक्शंस के लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपना खून बहाते हैं, सैक्रिफाइसेस देते हैं, हीरो बनकर दिखाते हैं, तो उसकी वजह से देश में बॉन्डिंग होती है, फ्यूचर जनरेशंस अपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर पाती हैं। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people। ठीक है, a nation is therefore a largely solidarity, its existence is a daily plebiscite। कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का अर्थ ये है कि पास्ट में आपके कुछ कॉमन रहे हो कर्तव्य, कुछ कॉमन आपकी ड्यूटीज रही हो, कुछ कॉमन आपके गोल्स रहे हो पास्ट में, इतिहास में, और आज के दिन भी आप कुछ कॉमन आइडियाज शेयर करते हो, तो वो लोग ही एक नेशन का पार्ट बन सकते हैं।
अ नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है बेटा भाईचारा। एक देश में एक बहुत बड़े लेवल पे भाईचारा हमें देखने को मिलता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज द डेली प्लेबिसाइट। अब किसी देश का एग्जिस्ट करना ही एक डेली प्लेबिसाइट है। कि प्लेबिसाइट का मतलब कि जनता डिसाइड करती है कि उन्हें क्या करना है। कोई देश अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जनता डिसाइड करती है कि वो उस देश को देश बने रहने देना चाहती है। आज के दिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान से सिंध और बलूचिस्तान के लोग अलग हो जाएं तो पाकिस्तान का क्या वजूद रह जाएगा? कुछ भी नहीं। समझे आप? सिमिलरली पाकिस्तान आज के दिन एग्जिस्ट सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे हैं, जस्ट लाइक इंडिया। लेकिन कल को अगर उसमें कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, लोग एक दूसरे के साथ बॉन्ड ना कर पाए, तो देश का टूटना लाजमी है। A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. The existence of nations is a good thing, a necessity even. Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. ठीक है? कहने का मतलब ये है कि देश अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इस बात का एक प्रूफ है कि लोगों के पास चॉइस करने का एक चॉइस लेने का एक डिसीजन टेकिंग राइट है। यानी वो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस देश का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जबरदस्ती देश का हिस्सा बनाकर नहीं रखा जा सकता। जबरदस्ती उन्हें देश में जोड़कर नहीं रखा जा सकता। वो उनकी खुद की एक विल होनी चाहिए। ठीक है? अगर एक ही दुनिया का, अगर पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही राजा होगा और एक ही लॉ सब पर अप्लाई होगा तो फिर ये जो राइट है सबसे छीन लिया जाएगा। ये राइट किसी के पास नहीं रहेगा और उस टाइम पे नेशंस एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगे, दुनिया एक हो जाएगी, अर्थ विल बी वन। बट अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं होता, तब तक के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में रूलर्स होंगे जो अपनी खुद की प्रजा को रूल करेंगे। चाहे वो रूलर्स खुद से प्रजा पर रूल कर रहे हैं या प्रजा ही उन्हें इलेक्ट करती है, चूज करती है खुद पर रूल करने के लिए। यहाँ पे नया एक वर्ड आया है, प्लेबिसाइट। मैंने आपको वोटिंग का बताया था ना अभी। तो प्लेबिसाइट क्या है? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो देखिए बेटा, वो अगर मोदी जी हमसे किसी बात में राय लेना चाहते हैं तो वो एक पब्लिक वोटिंग अरेंज करेंगे। उस वोटिंग में या तो हम उस प्रपोजल के फॉर में वोट डालेंगे, यानी हम चाहते हैं कि वो प्रपोजल इंप्लीमेंट हो, या फिर उसके अगेंस्ट में वोट डालेंगे। इन एनी केस जनता डायरेक्टली डिसाइड करती है कि वो किसी प्रपोजल को इंप्लीमेंट करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। ये चीज स्विट्जरलैंड में बहुत पॉपुलरली फेमस है। स्विट्जरलैंड में ऑलमोस्ट हर डिसीजन पे जनता डिसाइड करती है कि उन्हें वो डिसीजन इंप्लीमेंट करवाना है या नहीं करवाना। सो बेटा, आज के लिए इस इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे यूरोप में जनता के एक आइडिया को ही बदल के रख दिया। उस यूरोप की जो जनता थी उनका मतलब देश चलाने का एक नजरिया ही बदल दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलसी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। बाय बाय।